बच्चों क्लास 12 के गणित का अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 7 को हल किया है। बच्चों आज के इस सेशन में विविध प्रश्नावली 12 के प्रश्न संख्या 8 और 9 को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 8 और इसको अपन हल करते हैं। और क्वेश्चन 9 भी इसी क्वेश्चन 8 पर आधारित है, इसलिए अपन क्वेश्चन 9 को भी 8 के साथ ही हल करेंगे। देखिए, एक फल उत्पादक अपने बाग में 2 प्रकार के खाद पी ब्रांड और क्यू ब्रांड का उपयोग करता है। मिश्रण के प्रत्येक थैले में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास और क्लोरीन की मात्रा किलोग्राम में सारणी में दिया गया है। यहाँ पे अर्थात एक थैले में कितना कितना है, 1 केजी में कितना कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना क्लोरीन है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे कह रहा है कि परीक्षण संकेत देते हैं कि बाग को कम से कम 240 केजी फास्फोरिक अम्ल, कम से कम कितना है 270 केजी पोटास और इसी प्रकार से क्लोरीन की अधिक से अधिक मात्रा, यहां पढ़ना बहुत जरूरी है, यहां पढ़ना ये बहुत जरूरी है। यहां पे कम से कम है अर्थात इससे ज्यादा हो सकता है, यहां भी कम से कम है अर्थात इससे ज्यादा हो सकता है, यहां पे अधिक से अधिक है अर्थात इससे कम हो सकता है। 310 केजी की आवश्यकता है। आगे कह रहा है यदि उत्पादक बाग के लिए मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा का क्या करेगा, वो न्यूनतमीकरण करना है, अर्थात हमें उद्देश्य फलन किसका लेना है, नाइट्रोजन का करना चाहता है तथा प्रत्येक मिश्रण के कितने थैलों का उपयोग होना चाहिए। तो बच्चों अपने पी ब्रांड के थैलों की संख्या को x मानेंगे, इसी प्रकार क्यू ब्रांड के थैलों की संख्या को अपन क्या मानेंगे, y मानते हैं। और x और y के मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, रेखाएं बनाएंगे और वहां से हमें मान निकल जाएगा। ये हमने मान लिया। मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की निम्नतम मात्रा क्या होगी, ये हमें बताना है। ये अपना क्वेश्चन है और अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, माना मिश्रण में पी ब्रांड के थैलों की संख्या x है, वह क्यू ब्रांड के थैलों की संख्या अपन y मानते हैं, y है। अब देखिए यहां पे इस सारणी से अपन बात करते हैं, अर्थात यहां पे अपन मान लेते हैं x थैले हैं और यहां पे इस ब्रांड के y थैले हैं और 1 केजी में नाइट्रोजन कितना है, यहां पे 3 मात्रा, तो x में कितना होगा 3x, क्योंकि यहां पे क्या हमने क्या माना, एक बैग में या प्रति केजी थैला में कितना है, यहां पे 3 मात्रक है, तो हमने कितना माना है प्रति केजी थैला, थैला ही हमने x माना है, तो 3x, इसी प्रकार 1x, इसी प्रकार 3x, इसी प्रकार 1.5x। तो ये हो जाएगा पूरे ब्रांड में, अर्थात पूरे थैलों में, जब थैलों की संख्या हमने x मान ली और यहाँ पे एक थैले में प्रति केजी में कितना कितना मात्रा है वो दे रखी है। तो अपन यहां से बात करते हैं, पहले तो हमें न्यूनतमीकरण किसका करना है, नाइट्रोजन का। तो बच्चों नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 3x प्लस 3.5y। तो यहां पे बात करते हैं उद्देश्य फलन। और उद्देश्य फलन z बराबर, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3.5y, तो ये 3x प्लस 3.5y, ये अपना उद्देश्य फलन है। अब अपन आगे बात करते हैं व्यवरोध की। तो देखिएगा, व्यवरोध के लिए अपन यहां जाएंगे, यहां पे है कि केजी प्रति थैला, तो 1 मात्रा है, तो x थैले में कितना होगा, x ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पे क्यू ब्रांड में भी क्या है, फास्फोरिक अम्ल 2 है, कितना केजी प्रति थैला में 2 मात्रा है, तो हमने y थैला लिया है, तो कितना हो जाएगा 2y। और यहां पे कह रहा है कि फास्फोरिक अम्ल की ये देखिए न्यूनतम अर्थात कम से कम 240 क्या है केजी फास्फोरिक अम्ल है, ये वो कह रहा है यहाँ पे। तो अपन यहां से बात करेंगे क्या है, फास्फोरिक x प्लस 2y, और वो क्या है कम से कम है अर्थात उससे ज्यादा हो सकता है, कम से कम है उससे ज्यादा हो सकता है 240 से। तो यहां लिखेंगे अपन x प्लस 2y और उससे ज्यादा हो सकता है किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू 240 से। तो ये अपना हो गया व्यवरोध कौन सा, फास्फोरिक अम्ल का। अब अपन बात करते हैं पोटास के
व्यवरोध की, अर्थात 3x प्लस 1.5y। और यहाँ पे भी क्या है, कम से कम कितना है, पोटास, तो पोटास कम से कम क्या है, 270 kg, ये उससे ज़्यादा हो सकता है। तो अपन लिखेंगे यहाँ से, देखो पोटास के लिए 3x प्लस 1.5y, 3x प्लस 1.5y, और ये भी कम से कम बता रहा है, अर्थात उससे ज़्यादा हो सकता है 270 से। इसको अपन लिख सकते हैं 30x पॉइंट हटाया तो 10 हो जाएगा बटे, और एलसीएम लेंगे तो 30x प्लस 15y, और ये 10 इधर भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 270 को हो जाएगा 2700। या अपन इसको लिख सकते हैं 15 का भाग देंगे तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एकम 15 तो 120, तो ये हो जाएगा 8 और ये 0। अब बात करते हैं तीसरे व्यवरोध की, क्लोरीन व्यवरोध। और क्लोरीन व्यवरोध के लिए यहाँ पे देखो 1.5x और 2y, तो यहाँ लिखते हैं 1.5x प्लस 2y। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 310 kg। अगर 310 kg है तो एक्स्ट्रा अपन कहाँ से ला सकते हैं, कम तो अपन ले सकते हैं, ज़्यादा 311 kg अपन नहीं ला सकते, इसलिए अपन इसको यहाँ पे लिखेंगे अधिक से अधिक है, अर्थात उससे अपन कम ले सकते हैं, तो लेस देन इक्वल टू 310 है ही इतना, इससे कम तो इधर हो सकता है पर इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा 310 के बराबर हो सकता है। या यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15x, एलसीएम भी ले लेंगे, प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 3100। अब यहाँ पे अपन भाग दे देते हैं 5 का, तो 3x प्लस 4y, और यहाँ पे भी अपन भाग दे देंगे 5 का, तो देखो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, अपने पास बच गया 1, तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 620। अब बात करेंगे ऋणोत्तर व्यवरोध की, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो थैले में कुछ नहीं होगा तो 0, या फिर 0 से बड़ा होगा, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमने प्राप्त कर लिए व्यवरोध। अब इन व्यवरोधों से अपन प्राप्त करते हैं समीकरण। तो समीकरण बनाने पर, तो पहले बात करते हैं पहले व्यवरोध से, और पहला व्यवरोध अपने पास में यहाँ पे ही है, तो इस व्यवरोध को अपन समीकरण में बदल लेते हैं, अर्थात x प्लस 2y बराबर 240। तो x प्लस 2y बराबर 240, ये अपना समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण से अपन निर्देशांक ले लेते हैं, ताकि रेखा खींच लेंगे, x और y के मान ले लेंगे, ये x ये y, पहले x 0 रखेंगे तो y मान देगा अपने पास में, y मान देगा यहाँ से 120। अब अपन y को 0 रख लेते हैं तो x देगा 240। अब दूसरे व्यवरोध से उसको समीकरण में बदलते हैं, अर्थात यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ से 2x प्लस वाई बराबर 180, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 180। यहाँ पे भी अपन निर्देशांक ले लेंगे ताकि रेखा खींच लेंगे, x 0 ले लेते हैं तो y 180। अब अपन y को 0 लेते हैं तो x अपने पास प्राप्त हो जाएगा 90। तीसरा व्यवरोध लेते हैं, तीसरा व्यवरोध अपन यहाँ से लेते हैं, ये तीसरा व्यवरोध 3x प्लस 4y, और इसको अपन समीकरण बदलेंगे तो बराबर 620। 3x प्लस 4y बराबर 620, तो यहाँ लिखेंगे 620। और यहाँ पे भी अपन मान ले लेते हैं x और y के, ये x और ये y, x 0 रखा तो यहाँ पे y का मान अपने पास देगा 4 एकम 4, तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जाएगा 22, तो 4 पंजे 20। अब अपने पास में कितना होगा फिर 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पंजे 20। अब देखो, या इसको मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चों, गलत ना हो जाए, तो अपन करेंगे 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, 5 और 2 6, सही है। अब अपन रखेंगे y को 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया तो x देगा अपने पास में, यहाँ से देखो ये अपने पास में 620 बटे 3, ये भाग जा रहा है, 6 कम 6 नहीं जाएगा, अपन ऐसे रख लेते हैं अभी। इसी प्रकार से फोर्थ व्यवरोध से देखिए,
तो x बराबर 0 व y बराबर 0 ये अपने प्राप्त कर लिया। अब अपन रेखाएं खींच लेते हैं। तो रेखाएं खींचने पर, रेखाएं खींचने पर, तो ये अपन रेखाएं खींच लेते हैं बच्चों। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, मूल बिंदु 0 0। अब अपन 20 40 40 पे लेते हैं। 40 80, ये 40, ये 80, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा तो अपने पास में 120 और यहाँ पे 160, इसी प्रकार से यहाँ पे 200 और 240 और इसी प्रकार यहाँ पे भी 40 40 में ले लेंगे तो ये 40, यहाँ पे 80, यहाँ पे 120, यहाँ पे 160, यहाँ पे 200 और यहाँ पे लेते हैं 240। अब अपन लेते हैं रेखाएं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसको अपन मान लेते हैं ये L1 रेखा आएगी, ये L2 रेखा आएगी और इसी प्रकार ये L3 रेखा आएगी। अब देखते हैं L1 के निर्देशांक। तो L1 रेखा के निर्देशांक 0 0, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 240, तो 0 यहाँ से L1 रेखा प्राप्त होगी। तो 0 120 ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा, 0 120 और 240 और 0 यहाँ प्राप्त हो जाएगा और इन दोनों को अपन मिला देंगे तो ये अपने पास में L1 रेखा मिल जाएगी। ये अपनी L1 रेखा आ गई, L1। और इस रेखा का समीकरण अपन लिख देते हैं साथ के साथ ही। और रेखा का समीकरण x + 2y बराबर 240। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन x + 2y बराबर 240। अब अपन दूसरी रेखा देते हैं L2 और L2 के निर्देशांक यहाँ से 0 180 और 90 0। तो 0 180 और 90 0। तो देखिए 0 180, तो यहाँ मान लेते हैं अपने पास में ये 180 आएगा, 0 और 180 और 90 ये अपने मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा 90 0 और इन दोनों को अपन मिला देंगे तो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी L2। ये अपने L2 रेखा आ गई, L2। और L2 रेखा का समीकरण अपन यहाँ से लिख देंगे 2x + y, 2x + y बराबर 180, 2x + y बराबर 180। अब बच्चों साथ के साथ इसके निर्देशांक भी ले लेते हैं प्रतिच्छेद बिंदु के। और प्रतिच्छेद बिंदु के लिए ये यहाँ पे है तो इनको अपन हल करते हैं तो अपने प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो यहाँ से अपन हल कर लेते हैं प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक के लिए। तो एक है 2x + y बराबर 180, 2x + y बराबर 180 और दूसरी रेखा है x + 2y बराबर 240। तो x + 2y बराबर 240। अपन क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं, इसमें से घटा देंगे तो 2x + y बराबर 180 है और अपन इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x + 4y बराबर यहाँ से 480 और घटा देंगे, ये हमने घटा दिया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए -3y बराबर, अब यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा 300, माइनस का ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 100। अब y बराबर 100 अपन यहाँ पे रख देते हैं तो x बराबर देखो यहाँ 200 हो जाएगा तो x बराबर 40। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए 40 100। अब लेते हैं अपन L3 रेखा और उसके निर्देशांक अपन यहाँ से ले लेते हैं 0 155। तो यहाँ लिखेंगे 0 155 और यहाँ पे 620/3 और 0। तो अब यहाँ पे ध्यान दो 0 155, तो अपन बात करते हैं 0 155 कहाँ पे देगा, ये यहाँ पे 160 है, इसे थोड़ा सा पहले यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा पहले ये हो जाएगा
0, 155 और यहाँ पे 200 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये 200 से यहाँ पे जाएगा अपना, थोड़ा यहीं पे आएगा 200 के पास में, तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जाएगा, ये होगा 620/3 और 0, ये इसके निर्देशांक है। और इन दोनों को अपन मिला देते हैं तो ये अपने पास में रेखा मिल जाएगी, ये अपनी L3 रेखा आ गई, L3। और L3 रेखा कौन सी है, ये वाली है, और इसके अपन लिख देते हैं समीकरण। L3 रेखा 3x + 4y = 620, तो 3x + 4y = 620, 620। और इसके निर्देशांक भी अपन ले लेते हैं। यहाँ के निर्देशांक, एक रेखा कौन सी है, ये वाली है, 3x + 4y = 620, तो यहाँ लिख लेते हैं 3x + 4y = 620। और देखो यहाँ से दूसरी रेखा कौन सी जा रही है, दूसरी रेखा जा रही है x + 2y = 240, तो x + 2y = 240। इसको अपन 2 से 3 से गुणा करके घटा देते हैं, ये ऐसे कैसे रहेगा, तो 3x + 4y = 620, और इसको अपन 3 से गुणा करेंगे तो 3x + 6y बराबर, और इसको भी अपन 3 से गुणा कर देंगे तो 0, 4 × 12, 3 दूना 6 और 720 प्राप्त होगा। और यहाँ पे अपन घटा देते हैं, ये तो कैंसिल, तो -2y बराबर माइनस, यहाँ पे अपने पास 100 आ गया, ये कैंसिल, तो y बराबर 50, y बराबर 50 अपन यहाँ पे रख देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा 100, और 100 वहाँ पे गया, तो x बराबर 140, तो x बराबर 140 और y बराबर 50 यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 और यहाँ पे लिखेंगे 50, तो इसके भी हमने निर्देशांक ले लिए। अब बच्चों अपन लेते हैं हल क्षेत्र। हल क्षेत्र, और हल क्षेत्र के लिए अपन असमीकाओं में x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे और समीकाओं को देखेंगे संतुष्ट करती है या नहीं करती। तो पहले अपन यहीं पे बात कर लेते हैं इसमें, तो ये 0 > 240, ये क्या है, असत्य। असत्य होने पे रेखा पे और रेखा से ऊपर होगा, अर्थात अपन इसकी बात करते हैं L1 की, तो देखो रेखा पर और रेखा से ऊपर, तो ये अपने पास में L1 रेखा हो गई, ये वाली L1, तो रेखा पे और रेखा से ऊपर, ये अपनी L1 रेखा, रेखा पे और रेखा से ऊपर। अब अपन बात करते हैं L2 अर्थात दूसरी असमीका, और दूसरी असमीका अपने पास ये है, और यहाँ पे भी अपन 0, 0 रखते हैं, तो 0 > 180, ये भी क्या है, असत्य। अर्थात यहाँ पे भी क्या होगा, रेखा पे और रेखा से ऊपर, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे भी रेखा पे और रेखा से ऊपर, ये अपनी रेखा हो गई, और यह रेखा के ऊपर और रेखा से ये ऊपर, ये इसका हल क्षेत्र मिल गया। अब अपन बात करते हैं तीसरी रेखा की, और तीसरी रेखा अपने यहाँ से मिलेगी असमीका, ये अपनी तीसरी असमीका हो गई, और यहाँ अपन 0 रखते हैं, तो 0 <= 620, ये बात क्या है, सत्य। सत्य होने पे इसका हल क्षेत्र रेखा पे और रेखा से नीचे, अर्थात अपन बात कर लेंगे रेखा पे और रेखा से नीचे, ये अपनी L3 रेखा हो गई, ये वाली, ये L3 रेखा, रेखा पे और रेखा से, ये अपनी L3 रेखा। अब अपने पास x > 0 भी है, y > 0 भी है, अर्थात x > 0 पे यहाँ पे अपने yx पे होगा और yx के दाईं तरफ, और इसी प्रकार y > 0 पे xx पे और xx के ऊपर। अब इन सभी असमीकाओं से अपन देखते हैं ग्राफ में, तो हमें पता लग रहा है कि उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है। तो बच्चों अपन देखने से हमें पता लग रहा है कि हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र यहाँ पर है, ये वाला अपना उभयनिष्ठ क्षेत्र, इसके अंदर वाला ये अपना उभयनिष्ठ क्षेत्र है, क्योंकि इसका इसके ऊपर है, इस रेखा का L, इसका इसी प्रकार से यहाँ पे देखो L3 का यहाँ पे नीचे है, L2 का भी यहाँ पे देखा जाएगा तो ऊपर है, तो इसका ऊपर है, तो हमें ये क्षेत्र मिल गया अपना उभयनिष्ठ क्षेत्र, ये वाला। अब उसके लिए इसके निर्देशांक हमने निकाल लिए, यहाँ पे है, इस बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए, देखो यहाँ पे
तो बच्चों इस जगह के भी निर्देशांक हमें निकालना है कि ये निर्देशांक इसके मिले हैं, तो इसके निर्देशांक के लिए ये L2 और ये L3 अर्थात ये वाला समीकरण और ये वाले समीकरण को अपन हल करते हैं तो हमारे पास में इस जगह के निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ के निर्देशांक अपने पास प्राप्त हो जाएंगे 20 और 140, क्योंकि इसको अपन किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर घटा देंगे तो हमारे पास में x का मान प्राप्त होगा 20 और y का मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे भी सोल्व करेंगे तो 20 और 140 प्राप्त हो जाएंगे। इस जगह के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे, ये वाली जगह के निर्देशांक, क्योंकि ये निर्देशांक किसके हैं, ये तो इसके हैं और इस जगह के निर्देशांक अभी ये निकाल लिए 20 और 140। यहाँ के निर्देशांक ये वाले हैं 40 और 100 और ये निर्देशांक हमने निकाल लिए अभी यहाँ पे 20 और 140। अब देखो बच्चों क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ कैसा है, परिबद्ध है। उभयनिष्ठ ये परिबद्ध क्षेत्र है, इसलिए कोणीय बिंदु पे मान लेते हैं। अतः प्राप्त सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, इसलिए कोणीय बिंदु पे मान लेते हैं अपन, कोणीय बिंदु। और कोणीय बिंदु पे अपन z के मान लेते हैं और z हमारा उद्देश्य फलन है, अर्थात नाइट्रोजन का हमें न्यूनतमीकरण करना है। अर्थात z हमने प्राप्त किया था 3x प्लस 3.5y। और अपन बिंदु लेते हैं पहला बिंदु अपन यहाँ से ले लेते हैं बच्चों, पहले स्टार्ट कर देते हैं, इसी बिंदु से अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक है 40 और 100, तो यहाँ ले लेते हैं अपन ए बिंदु 40 और 100। 40 है अपना x और 100 है y, तो यहाँ पे अपन रखते हैं। तो देखो z बराबर 40 इंटू 3 तो 120 प्लस 3.5 इंटू 100 तो यहाँ से हो जाएगा 350। तो ये अपने पास z बराबर यहाँ अपने पास में 0 7 4 470। अब दूसरा बिंदु लेते हैं b और ये दूसरा बिंदु अपन ले लेते हैं b, जिसके निर्देशांक अपने प्राप्त कर लिए 140 और 50। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 140 और 50, x 140 y 50 और ये मान अपन यहाँ पे रख लेते हैं। तो z बराबर 3 इंटू 140 प्लस 3.5 इंटू 50, तो z बराबर 420 प्लस यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 25 और 5 15 2 17 175। तो z बराबर अपने पास में हो जाएगा 5 9 और यहाँ पे 5 595। नेक्स्ट कोणीय बिंदु लेते हैं अपन, तीसरा सी बिंदु लेते हैं और जिसके निर्देशांक हैं 20 और 140। और यहाँ पे z क्या मान देगा वो बात करते हैं बच्चों। देखिए इसके निर्देशांक अपन ले लिए, यहाँ से अपन बात कर ली 140 पे और 50 पे। तो बच्चों 140 50 पे हमने ले लिया z का मान, ये वाला। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो बच्चों ये अपना था a बिंदु, यहाँ से हमने लिया था या a ये और 40 और 100 और 40 100 पे भी हमने मान ले लिया ये वाला z का मान। अब अपन लेते हैं सी बिंदु, अर्थात इसके जो 20 और 140 है, अर्थात x 20 y 140। यहाँ पे z क्या मान देता है उसकी अपन बात करते हैं। तो z बराबर 20 इंटू 3 प्लस 3.5 इंटू यहाँ से 140। तो इसको हल करेंगे तो ये 60 प्लस 490, तो z बराबर यहाँ से अपने पास प्राप्त हो जाएगा 550। तो ये अपने पास में प्राप्त हो गए z के मान। अब अपन देखते हैं इन मान में से इनमें से कौन सा अधिकतम है और कौन सा न्यूनतम है, क्योंकि हमें दोनों देखना है, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। तो यहाँ से देखने से हमें पता लग रहा है ये तो अपना न्यूनतम, ठीक है बच्चों, और यहां से हमें पता लग रहा है ये अपना अधिकतम। तो न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम के लिए तो अपने पास में z बराबर हमें लेना है 40 और 100,
अर्थात न्यूनतम के लिए अपन बात करेंगे 470 है, जब x बराबर हमने लिया 40 और y बराबर 100 लिया। अर्थात x हमने माना था x बराबर p ब्रांड में थैले और वो हमें लेने चाहिए 40, और y को हमने माना था q ब्रांड में थैले और उसको हमें लेना चाहिए 100। अगर इतने इतने थैले लेते हैं तो हमें नाइट्रोजन की न्यूनतम मात्रा हमारे पास प्राप्त होगी Z बराबर 470 मात्रक। अगर अपन इतने इतने थैले लेते हैं तो हमें नाइट्रोजन की न्यूनतम मात्रा हमें इतने लेनी पड़ती है न्यूनतम, और यही हमारा आंसर है। और बच्चों क्वेश्चन 9 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 में हमें कह रहा है, इसको भी अपन इसी पर आधारित है क्योंकि यहाँ दिया है। उपरोक्त प्रश्न 8 पर ध्यान दीजिए। यदि उत्पादक भाग में मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा का अधिकतमीकरण करना है तो मिश्रण में कितने थैले मिलाए जाएं ताकि हमें क्या मिल जाए, अधिकतम मिल जाए। मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा भी क्या है वो भी बतानी है। तो बच्चों ये भी 8 पर ही आधारित है सारा का सारा। उद्देश्य फलन वही रहेगा 3x + 3.5y, और यहाँ बिंदु जो है हमें अधिकतम मान के लिए वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। ये अपना बिंदु है, यहाँ से अपन अधिकतम के लिए लेते हैं 140-50 पे हमें अधिकतम कितना देगा ये नाइट्रोजन, इतना मात्रक हमें लेना पड़ेगा 595। तो यहाँ पे लिखेंगे 40। ये देखो बच्चों यहाँ अपन इसकी बात करेंगे तो 140-50 पे तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 140-50 पर Z अधिकतम, और Z क्या लिया था हमने, नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतमकरण करना है। Z अधिकतम प्राप्त होगा 595। अर्थात X के अपन थैले लेते हैं P ब्रांड के थैले, अब इस बार लेना पड़ेंगे हमें 140, और Y जो Q ब्रांड के थैले हैं वो हमें 50 लेते हैं। तो हमारा Z का मान हमारे पास में 595 मात्रक प्राप्त होगा, और वही हमारा आंसर होगा। अर्थात नाइट्रोजन का क्या करना है, हमें अधिकतमीकरण करना है, वो हमने कर दिया। और नाइट्रोजन की कितनी मात्रा लेनी है वो हमने लिख दिया, यहाँ पे इतनी है उसकी मात्रा लेनी है। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 8 और 9 को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।